नमस्कार साथियों। आज हम सेल का केंद्रक के बारे में बात करेंगे। हमने पहले सेल का 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। आज सेल का एक पार्ट है जिसका नाम केंद्रक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे ये जो क्रोमैटिन जो जाल होते हैं, गुणसूत्र कैसे बनता है, किसको डीएनए कहते हैं, क्या जीन होता है, एडेनिन क्या होता है, गुआनिन क्या होता है, साइटोसिन क्या होता है, थाइमिन क्या होता है, यूरेसिल क्या होता है ना। सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे, है ना। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, है ना। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं केंद्रक का, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है दोस्त, ये एनिमल सेल है जिसे हम लोग जंतु कोशिका कहते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कार्य, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, वैस्कुलर होते हैं। इसमें क्या नहीं होता है, तो प्लास्टिड नहीं होता है जिसे लवक कहा जाता है ना। अगर लवक और प्लास्टिड की बात करें तो वो प्लांट सेल में होता है, ये जंतु सेल है। तो जंतु सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है और प्लास्टिड नहीं होती है ना। अदरवाइज अगर ये प्लांट सेल होता तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते और प्लास्टिड होते, है ना। तो अभी हम केवल जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल में हम जिसकी चर्चा करेंगे उसका नाम केंद्रक है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम केंद्रक के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि केंद्रक की खोज किसने किया था, है ना। तो केंद्रक की खोज एक वैज्ञानिक किए थे जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में किए थे दोस्त, है ना। पहला प्रश्न तो आपको यही से बन गया कि केंद्रक की खोज किसने किया था सेल के अंदर। तो सेल के अंदर केंद्रक की खोज जो है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रक, है ना। तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था, ठीक है। अच्छा, इस केंद्रक को क्या कहा जाता है दोस्त? इस केंद्रक को ना सेल का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बात और याद रखना है कि कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो ब्रेन होता है वो केंद्रक कहलाता है ना। अब केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, तो केंद्रक के जो चारों तरफ से, ठीक है, केंद्रक के जो बाहर आपको चारों तरफ से दिख रहा है ना, केंद्रक के चारों तरफ बाहर से जो पतली पतली दिख रही है, ये केंद्रक झिल्ली हो गई दोस्त। ये क्या हो गया, बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक गाढ़ा द्रव्य होता है, इस केंद्रक के अंदर गाढ़ा द्रव्य होता है जिसे केंद्रिका द्रव्य कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, तो कहते हैं केंद्रिका द्रव्य कहते हैं ना। यहाँ पे द्रव्य इसके अंदर को क्या कहेंगे, केंद्रिका द्रव्य कहेंगे, ठीक है। तो ये दो बात तो आपको समझ में आया कि बाहर वाले पार्ट को केंद्रिका झिल्ली कहते हैं और अंदर का जो तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, और बाहर से जो लगी हुई है उसको हम लोग झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना आपको दिख रही है, इस धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों, क्रोमैटिन कहेंगे, है ना। तो ये भी याद रखना, इस धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन जाल कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपको उलझा हुआ पतला पतला धागे नुमा संरचना दिख रहा है, इस धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन जाल कहा जाता है। यही जो जाल है ना दोस्तों, जिससे आपका डीएनए, आरएनए, ये सब चीजों का, डीएनए का खास करके गुणसूत्र वगैरह का निर्माण होता है, ठीक। आइए हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। जैसे केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने किया था 1831 ईस्वी में। इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है ना। कहेगा सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, जिससे सारे चीज को मॉनिटर किया जाता है, इसे कोशिका, केंद्रक को कहते हैं कोशिका का ब्रेन।
अगर हमारे यहाँ ना दोस्तों सेल डिवीजन अगर होता है, ठीक है, सेल डिवीजन का मतलब हो गया कोशिका का विभाजन, ठीक है। तो अगर कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, तो सबसे पहला विभाजन जो है वो केंद्रक का होता है। सेल अगर टूटने के लिए रेडी होता है, जिसमें सबसे पहला विभाजन केंद्रक का ही होता है, ठीक है। अच्छा, केंद्रक का जब विभाजन होता है तो ये केंद्रक करता क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि सेल डिवीजन में सबसे पहला विभाजन कोशिका का, अगर कोशिका विभाजन का सबसे पहला विभाजन अगर किसी का होता है, तो सबसे पहला विभाजन होता है केंद्रक का। किसका होगा दोस्त? केंद्रक का सबसे पहला विभाजन होता है ना, जिसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं ना। इसी क्रोमैटिन जाल में अब कहते हैं ना कि विभाजन तो बहुत तरीके का होता है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो दोस्तों हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन का, ठीक है। जब समसूत्री विभाजन अगर होता है ना दोस्त, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है साथियों, कि समसूत्री विभाजन में पहले तो टूटने के लिए रेडी हमारा केंद्रक होगा, और केंद्रक के अंदर बहुत सारे धागे नुमा संरचना होती है। यही धागे नुमा संरचना क्या करता है, इसके अंदर जलीयकरण, निर्जलीकरण की क्रिया होती है। अच्छा, निर्जलीकरण की क्रिया के दरमियान क्या होता है, जब सेल डिवीजन होने के लिए तैयार होता है, तो ये जो क्रोमैटिन जाल आपको दिख रहा है दोस्त, ठीक है, ये जो क्रोमैटिन आपका जाल दिख रहा है, ये क्रोमैटिन जाल क्या होता है, इसके अंदर के द्रव्य को अपने अंदर सोखेगा, ठीक है। और जैसे ही इस द्रव्य को अपने अंदर सोखता है, तो इसकी साइज क्या होती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है, और द्रव्य को अपने अंदर सोखने के वजह से इसकी साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है ना। थोड़ी सी साइज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और ये छोटे छोटे टुकड़े और जो थोड़ी मोटी हो जाती है, इसी टुकड़ा को ना दोस्त हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इसी टुकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहते हैं। तो एक बात तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सेल डिवीजन जब होता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल केंद्रक का होता है। केंद्रक की खोज जो है ना रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। इसमें होता क्या है, एक दोहरी परत की एक झिल्ली होती है दोस्त, ठीक है, और इसके अंदर एक द्रव्य होता है गाढ़ा, जिसे कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। और ये पतले धागे नुमा संरचना होती है, जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। अब यही क्रोमैटिन जाल में क्या क्या होता है दोस्त, कहते हैं ये बना किससे होता है क्रोमैटिन जाल, तो कहते हैं क्रोमैटिन जाल जो बना होता है ये डीएनए से बना होता है दोस्त, आरएनए से बना होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन का ये क्या होता है, बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन जाल। अब यही क्रोमैटिन जाल जब कोशिका का विभाजन होता है, तब ये क्रोमैटिन जाल सिकुड़ कर, यानी अपने अंदर के द्रव्य को सोखेगा और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा जो है इसका गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। उसकी शेप कैसी होती है गुणसूत्र का, तो इस तरह के शेप देखने को मिलेगा। गुणसूत्र का आकार जो है दोस्तों भी शेप में भी देखने को मिलेगा, एल शेप में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका साइज जो है ना बहुत तरीके से हो सकते हैं। तो एक भी आकार में भी आपको गुणसूत्र मिल सकते हैं, और नहीं तो एल शेप में भी आपको गुणसूत्र मिल सकते हैं ना। तो हमने अभी जो आपको दिखाया है, ठीक है, ये एल शेप वाले गुणसूत्र दिखाए हैं, ठीक है, जिसका शेप किस तरह का है, एल तरह का है, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, थोड़ी आइए इसमें समझते हैं। तो ये ना दोस्तों जो बाहर का जो सबसे ऊपर वाला सिरा गुणसूत्र का होता है, जिसे टेलोमियर कहा जाता है ना। ऊपर के सिरे को क्या कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं। अब इसके अंदर जो आपको पतला नहीं धागे की तरह दिख रहा है ना, इस धागे को अंदर वाले को हम लोग डीएनए कहते हैं,
ठीक है। और जो इसके अंदर का जो द्रव्य गाढ़ा द्रव्य होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अंदर के पार्ट्स को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और बाहर से पतली झिल्ली की तरह लगी हुई है जिसे पेलिकल कहते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न आए कि गुणसूत्र का कौन कौन सा पार्ट है, तो गुणसूत्र का सबसे वायवीय गुणसूत्र है, तो इसका सबसे ऊपर का सिरा टेलोमियर कहला गया, इसके बाहरी सिरा को पेलिकल कहते हैं, और इसके अंदर के जो मटेरियल होते हैं जो पतला धागेनुमा है जिसे डीएनए कहते हैं, है ना। और ये डीएनए जिसमें डूबा हुआ है जिस द्रव्य में उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो ये बात आपको समझ में आती है। अब जहाँ पे जैसे ये कैप यहाँ से ऐसे इसमें जुड़ा हुआ, कहते हैं ना जिस जगह पे गुणसूत्र आपस में धसे हुए पार्ट होते हैं, जुड़ा हुआ होता है, जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्त? सेंट्रोमियर कहते हैं। तो जहाँ पे गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और फेज बनाया है, ये एल शेप वाले को हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया है ना। ये आपका गुणसूत्र का इस तरह से शेप होते हैं दोस्तों। जब भी गुणसूत्र होता है तो जोड़े में होते हैं, एक इधर और एक इधर। अब कुछ वैज्ञानिकों ने आया इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो जो आपको ये जाली की तरह दिख रहा है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। यही चीज यहाँ पे हमने आपको दिखाया। अच्छा, इसमें जो पतला पतला मेही जैसा एक पार्ट हो गया इस तरह से, एक पार्ट इसका इस तरह से हो गया, तो ये सिंगल जो पार्ट दिख रहे हैं ना, इसी सिंगल पार्ट को जीन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि जीन कैसे हो, किसको कहते हैं, डीएनए किसको कहते हैं, गुणसूत्र किसको कहते हैं, और क्रोमैटिन जाल किसको कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुणसूत्र हो या डीएनए हो या जीन हो, सभी का निर्माण हमेशा कोशिका विभाजन के दरमियान क्रोमैटिन जाल से ही होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्रोमैटिन जाल से ही गुणसूत्र हो, चाहे डीएनए हो चाहे जीन हो, इसी का निर्माण होता है, जो डीएनए प्रोटीन, हिस्टोन नामक प्रोटीन वगैरह से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ वैज्ञानिक ने इसको यहाँ पे खींच कर, ऐसे खींचने के बाद थोड़ा सा निकला तो इसका डीएनए नाम दिया, और किसी ने और खींच दिया तो तार की तरह पतला पतला ऐसे लंबा हो जाता है जिसे जीन कहा जाता है, जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है ना। तो ये चीजें आपको ग्राफ से समझ में आया होगा कि जिस जगह पे डीएनए आपस में गुणसूत्र जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है ना। और ये बाहर का सबसे ऊपर वाला गुणसूत्र का भाग को टेलोमियर कहते हैं, जो बाहर से परत लगी रहती है उसे पेलिकल कहते हैं, और अंदर का जो द्रव्य गाढ़ा होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, और उसमें जो धागेनुमा संरचना है इसी को हम लोग डीएनए बोलते हैं ना। यही चीज को हमने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और होता है कि जब सेल डिवीजन होता है तो मेटाफेज और एनोफेज में जब कोशिका जाती है ना दोस्त, तो वहां पे उसके गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र में वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि इस पर दानेदार रचनाएं पाई जाती है, मतलब इस तरह से दाना दाना रचना पाया जाता है जिसे क्रोमोमियर कहा जाता है ना। कहेगा दानेदार जो रचनाएं होती है जिसे क्या कहते हैं? तो दानेदार जो रचनाएं होती है गुणसूत्र के ऊपर उसे क्रोमोमियर कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्रोमोमियर। तो दो तीन प्रश्न है, जब आपस में जुड़े होते हैं तो उसे सेंट्रोमियर कहेंगे, दानेदार रचनाएं होती है तो क्रोमोमियर कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? क्रोमोमियर। और जो गुणसूत्र का बाहरी भाग होता है उसे पेलिकल कहते हैं, गुणसूत्र का टॉप वाला जो पॉइंट होता है उसे टेलोमियर कहते हैं, और उसके अंदर का द्रव्य गाढ़ा मटेरियल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में न्यूक्लिक अम्ल वगैरह होता है, और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें शुगर भी होते हैं, बेस भी होते हैं, फास्फेट भी होते हैं।
आगे हम अभी तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वैज्ञानिक से संबंधित बातें जानते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, पहला यहाँ सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपसे कहेगा कि बताओ गुणसूत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था, है ना। तो इसका प्रयोग सबसे पहले वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अगर आपसे कहेगा कि डीएनए शब्द का प्रयोग, है ना, डीएनए का अवलोकन, डीएनए का अवलोकन मतलब क्या हुआ कि डीएनए को पहली बार किसने देखा था, ठीक है। तो डीएनए को सबसे पहले अवलोकन किए थे जिस वैज्ञानिक का नाम कार्ल बर्ग था, ठीक है। डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किए जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था, कार्ल बर्ग था, ठीक है। अब यहाँ से एक और वैज्ञानिक से प्रश्न आएंगे कि डीएनए में, ठीक है, डीएनए जो होते हैं ये डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि डबल हेलिक्स जो होते हैं, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जैसे ये देख रहे हैं इधर से एक और इधर से एक, इधर से एक, इधर से, तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए में। यह बात किसने बताई थी, तो कहता वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी, है ना। तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आपसे कहेगा कि डीएनए कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स मॉडल होता, दोहरी कुंडली की होती है। यह बात वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अच्छा, आगे अगर हम बात करें कि जो डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण, है ना, डीएनए का प्रयोगशाला में प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो डीएनए को प्रयोगशाला में प्रयोग की अगर हम बात किया जाए दोस्त कि प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कहते हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया, हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में आता, ध्यान रखना है कि डीएनए का पहली बार प्रयोगशाला में ले जाकर संश्लेषण किसने किया, तो डीएनए को पहली बार प्रयोगशाला में ले जाकर संश्लेषण किया जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था, हरगोविंद खुराना था, है ना। क्या था, हरगोविंद खुराना था। अच्छा, कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर कहेगा कि बताओ भाई अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, है ना। तो अनुवांशिकता शब्द की अगर बात करेगा कि बताओ किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों विलियम वाटसन, है ना। कौन से वैज्ञानिक है, विलियम वाटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अनुवांशिकता शब्द का जो है ना वो प्रयोग किए थे जिस वैज्ञानिक का नाम विलियम वाटसन है, ठीक है। लेकिन कहेगा कि अनुवांशिकता के बारे में किसने बताया था, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, कहेगा अनुवांशिकता के बारे में, ठीक है, अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो कहते हैं ना ग्रेगरी जोहान मेंडल ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों, ग्रेगरी जोहान, ठीक है, ग्रेगरी जोहान मेंडल के द्वारा जो है ना अनुवांशिकता के बारे में बताया गया। इसीलिए ग्रेगरी जोहान मेंडल को अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे कहे अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगरी जोहान मेंडल को कहते हैं। और अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम एवं वाटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, है ना, तो कहते हैं दोस्त कि जीन का अगर पूछे कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कहते हैं जोहानसन ने किया था। किसने किया, जोहानसन ने किया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना।
जीन जो होती है, अनुवांशिक लक्षण जो होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। इसकी बात जो है ना, ये कौन किए थे? ग्रेगरी जोहान मेंडल के द्वारा बताया गया था। अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग जो है विलियम वाटसन ने किया था। और जीन जो होता है, जीन शब्द का प्रयोग जो है जोहानसन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था, है ना। तो वैज्ञानिक से संबंधित इतना प्रश्न आपको याद रखना दोस्तों। डीएनए जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी अनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं, है ना। डीएनए क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं। तो अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग विलियम वाटसन ने किया था। इनके बारे में सर्वप्रथम स्पष्ट ग्रेगरी जोहान मेंडल के द्वारा किया गया। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। डीएनए का प्रयोगशाला में पहली बार संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, यह बात वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। अब डीएनए का पहली बार अवलोकन जो है कार्ल बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। और कहते हैं गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्डेयर ने दिया था, है ना। तो यहाँ तक आपने वैज्ञानिक से संबंधित बात हम लोग समझे कि केंद्रक में क्या क्या होता है, कैसे हमारा गुणसूत्र, कैसे डीएनए और कैसे जीन का निर्माण होता है ना। अच्छा, इसके बारे में और भी अगर हम डिटेल में चर्चा करें दोस्त, तो डीएनए के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और न्यूक्लियोटाइड का 3 फेज होता है दोस्त, ठीक है। 3 फेज होता है। जैसे कौन कौन सा फेज होता है, तो हम अगर यहाँ पे आपको चर्चा करें कि न्यूक्लियोटाइड का 3 फेज होता है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड का 3 फेज होता है। कौन कौन सा फेज होता है दोस्त? तो एक फेज को हम लोग कहते हैं सुगर। सुगर मतलब दोस्तों शर्करा, ठीक है। एक फेज हमारा क्या हो गया? शर्करा। और एक फेज हमारा हो गया बेस, बेस जिसको हम लोग क्षार कहते हैं। और एक फेज हमारा हो गया फास्फेट। क्या हो गया भाई? फास्फेट या फास्फोरस कह सकते हैं, ठीक। तो एक फेज हमारा क्या हो गया? फास्फोरस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक अम्ल में 3 चीजें पाई जाती हैं, शुगर, बेस और फास्फेट। लेकिन इसमें एक बात यहाँ से आता है कि बेस जो होते हैं ना वो कितने टाइप का होते हैं हमारा गुणसूत्र में। तो बेस जो हमारा होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक को कहते हैं प्यूरिन, है ना। एक फेज को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूरिन दोस्त, ठीक है। एक फेज को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं, ठीक है। और एक फेज को क्या कहते हैं? पीरिमिडीन कहते हैं, ठीक है। एक फेज को हम लोग क्या कहेंगे? पीरिमिडीन कहते हैं। और एक फेज को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि प्यूरिन में क्या क्या बेस होते हैं और प्यूरिमिडीन में क्या क्या बेस होते हैं, है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और आपको हम डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या चीजें होती है ना। चलिए देखिए, आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि प्यूरिन और प्यूरिमिडीन क्या होता है, ठीक है ना। हम आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं, ठीक है, एकदम विस्तार से, आपको एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्त प्यूरिन लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया प्यूरिन। और एक को हम लोग लिखते हैं पीरिमिडीन, ठीक है, पीरिमिडीन, ठीक है। तो पीरिमिडीन हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? इसमें होता है दोस्तों एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। और क्या देखने को मिलेगा? गुआनिन, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 चीजें, 2 बेस देखने को मिलेगा। एक को कहते हैं एडेनिन और एक को कहते हैं गुआनिन। अच्छा, पीरिमिडीन में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होता है थायमिन, है ना। इसमें होता है साइटोसिन, ठीक है। इसमें क्या होता है? साइटोसिन, है ना। इसमें क्या होता है? साइटोसिन। और इसमें क्या होता है दोस्तों? यूरेसिल होता है, ठीक है। क्या होता है? यूरेसिल, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। अब देखो, हमारा बेस तो ये 2 टाइप का हो गया दोस्त। हम यहाँ पे बात करें कि हमारा बेस कितनी टाइप की हो गए? 2 टाइप की हो गए। एक का नाम है प्यूरिन और एक का नाम है पीरिमिडीन।
pyrimidine में 3 चीजें देखने को मिलेगा, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। और इसमें 2 चीजें देखने को मिलेगा, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। अब आपको पता है कि इस गुणसूत्र में हमारा डीएनए, आरएनए मौजूद होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि डीएनए हो गया दोस्त और एक बेस आपका आरएनए हो गया, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि बताओ भाई डीएनए में क्या क्या होते हैं, आरएनए में क्या क्या होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि डीएनए में एडेनिन हो सकते हैं, गुआनिन हो सकते हैं, ठीक है, थायमिन हो सकता है दोस्त, ठीक है। उसके बाद साइटोसिन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, साइटोसिन। तो यानी डीएनए में 4 तरह के बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में एडेनिन भी होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एडेनिन के साथ साथ गुआनिन भी होता है। अच्छा, इसमें साइटोसिन भी होता है, लेकिन ठीक है यहाँ पे लिखते हैं साइटोसिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे थायमिन है और थायमिन के जगह पे इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, और इसमें यूरेसिल के जगह पे क्या होता है, थायमिन होता है। तो ये 2 प्रश्न जो है ना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, जहां से एग्जाम में प्रश्न आपसे घुमाया करता है कि आरएनए में क्या क्या मौजूद शर्करा होता है, तो इसमें आपका एडेनिन होता है, ठीक है, जैसे हमने आपको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। इसमें एडेनिन होता है, इसमें गुआनिन भी होता है, ठीक है, और उसके बाद इसमें यूरेसिल होता है, क्या होता है, यूरेसिल होता है, और उसके बाद कहते हैं साइटोसिन होता है, क्या होगा, साइटोसिन होगा ना। ये 4 चीजें कहेगा कि बताओ आरएनए में क्या नहीं होता है, तो आप कहोगे कि आरएनए में थायमिन नहीं होता है। अच्छी बात, थायमिन क्या होता है, नहीं होता है आरएनए में, है ना। इसमें पूछेगा कि इसमें क्या क्या होता है, तो कहोगे एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। इसमें क्या नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं इसमें यूरेसिल नहीं होता है। क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डीएनए और आरएनए में क्या मौजूद होते हैं और क्या मौजूद नहीं होते हैं। तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन हो सकते हैं, लेकिन डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। तो इसमें थायमिन मौजूद नहीं होते हैं और इसमें जो है आपका यूरेसिल मौजूद नहीं होता। तो ये दोनों में अपसेट और प्रेजेंट आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, यहाँ से एक चीज और प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि एडेनिन जो होता है ना वो किससे जुड़ा होता है, किससे, थायमिन से, है ना। एडेनिन जुड़ा होता है थायमिन से, और गुआनिन जो जुड़ा होता है वो किससे होता है, साइटोसिन से होता है, ठीक है। एडेनिन जुड़ा हुआ थायमिन के साथ है और गुआनिन जुड़ा हुआ साइटोसिन के साथ है। मतलब ये प्यूरिन जो होता है, ठीक है, ये एडेनिन जो है ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, और गुआनिन किसके साथ जुड़ा हुआ, तो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे यूरेसिल तो इसमें मौजूद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये जो दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, वो कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जब ये जुड़े होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध कहेंगे। तो कहेंगे एडेनिन और थायमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, और गुआनिन और साइटोसिन जो होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, ना। ये 3 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और ये कितना बनाते हैं, 2 बनाते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि सेल के अंदर जो केंद्रक होते हैं और केंद्रक से कैसे हमारा गुणसूत्र बना, इस गुणसूत्र से कैसे डीएनए का निर्माण हुआ और डीएनए से कैसे जीन हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने आपको सारा बात डिटेल में समझाया है, ठीक। एक बार हम आपको फिर से रिपीट करते हैं।
सेल के बीच में जो तरल गाढ़ा में ये बीच का जो भाग होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है जिसे केंद्रिका झिल्ली कहा जाता है। उसके अंदर के जो द्रव्य होते हैं उसे केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। पतले धागे नुमा जो संरचना होती है उसे क्रोमैटिन जाल कहा जाता है। ये क्रोमैटिन जाल डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता। जब सेल डिवीजन होता तो सबसे पहला विभाजन केंद्रक का होता है और सबसे लास्ट का विभाजन कोशिका द्रव्य का होता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोशिका विभाजन के दरमियान ये क्रोमैटिन जाल छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और जल को सोखने के कारण, इसके अंदर के द्रव्य को अपने अंदर सोखने के कारण इसमें निर्जलीकरण की क्रिया होती है जिससे इसकी साइज छोटी और मोटी हो जाती है। वही छोटी और मोटी चीजें जो होती है जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं ना, क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र के सबसे ऊपर वाले भाग को टेलोमियर कहते हैं, बाहर के भाग को पेलिकल कहते हैं, जहां आपस में दोनों जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होते हैं और उस पर दानेदार रचनाएं देखने को मिलेगा उसे क्रोमोमियर कहा जाता है। अंदर के गाढ़ा मटेरियल को मैट्रिक्स कहते हैं। इसको अगर बाहर निकालते हैं दोस्तों, ये जो जाली नुमा जो जाल जैसा दिखता है ये डीएनए है। इसमें पतला पतला रेशा जैसा निकलता है, इसी को हम लोग जीन कहते हैं ना। कहेगा कि गुणसूत्र का सबसे पहली बार अवलोकन जो है वो किसने किया था? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। डीएनए का पहली बार अवलोकन मतलब देखा किसने था? कार्ल बर्ग नामक वैज्ञानिकों ने देखा था। डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाकर संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किए थे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग जो है विलियम वाटसन के द्वारा किया गया। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो दिया गया गेरेगरी जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया और जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें कहेगा। क्रोमैटिन नाम किसने दिया था? क्रोमैटिन शब्द का प्रयोग फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था, है ना। ये गुणसूत्र में ये जो गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड 3 टाइप के होते हैं। इसमें शुगर होता है, ठीक है, यानी शुगर मतलब शर्करा होता है, बेस होता है और इसमें फास्फोरस होते हैं। ठीक है, जिसमें कहा यह जाता है कि बेस जो होते हैं जिसके 2 टाइप होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पेरिनिडीन होता है। इस बेस में प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पेरिनिडीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। अब डीएनए आरएनए में क्या रहता है क्या नहीं रहता है? तो कहते हैं डीएनए में थाइमिन रहता है, एडेनिन रहता है, गुआनिन रहता है, ठीक है, साइटोसिन रहता है, इसमें यूरेसिन नहीं होते। आरएनए में थाइमिन को छोड़कर बाकी सभी चीजें होती है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसमें आप थाइमिन नहीं होता, इसमें यूरेसिल नहीं होता। अगर एडेनिन पूछेगा कि थाइमिन से जब जुड़ा होता है तो ये 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होंगे और गुआनिन साइटोसिन से जुड़े होते हैं तो 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए